सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट विद एमसीक्यू सीरीज में पे चैप्टर 1 जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल इनकम और प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। आप उन दोनों चैप्टर की सीरीज जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो कि है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें लिखी हुई है, लेकिन इस चैप्टर से आपका अच्छा खासा वेटेज जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइए, इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज ए इम्पोर्टेंट बिकॉज। इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग को इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? पहली बात तो देखिए, हमें डिसीजन मेकिंग करनी ही क्यों है? हमें डिसीजन मेकिंग इसलिए करनी है बिकॉज देयर आर सेंट्रल मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। वहां पर जाने से पहले भी डिसीजन मेकिंग हमें कहाँ करनी होती है? सेंट्रल मेजर प्रॉब्लम हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं डिसीजन मेकिंग कहाँ करनी है। डिसीजन मेकिंग हमें इसलिए करनी है बिकॉज एवरी कंट्री सोसाइटी हैव लिमिटेड resources, but every society and economy has unlimited wants और desire। तो हर सोसाइटी की वांट और डिजाइन अनलिमिटेड होती है, बट रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। हमें डिसीजन मेकिंग कहाँ करनी है? हमें मतलब इकोनॉमिस्ट को या कंट्री को, जो भी कंट्री के रिसोर्सेज जिसके पास भी ओन्ड है, जनरली गवर्नमेंट के पास रहते हैं, तो उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी होती है हाउ द रिसोर्सेज टू बी allocate to get maximum satisfaction. How the resources to be allocated to get maximum satisfaction। ठीक है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव करने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। आइए देखिए इसका आंसर क्या होगा। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्केर्स। तो क्या बोला गया है? जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो अपने आप में क्या है? फाइनाइट मतलब लिमिटेड और स्केर्स मतलब भी लिमिटेड। तो पहली बात सही बोली गई है। हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited wants and needs। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही बोला गया है कि हम इसका बेस्ट अलोकेशन किस तरीके से करेंगे, सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट रिसीव हो। तो बी भी सही है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। ये बात भी बिल्कुल सही है, बिकॉज जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसके वेरियस अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल होते हैं। जैसे मिल्क का एग्जाम्पल ले, मिल्क अपने आप में क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज अभी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ पीरियड के लिए। वैसे मिल्क इस कैटेगरी में उतनी हाई इंटेंसिटी तक फॉल नहीं करेगा जितना नेचुरल रिसोर्सेज करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कोल हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। वाटर भी अपने आप में क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड भी अपने आप में क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, लैंड अपने आप में क्या है? स्केयर है। स्केयर बट लैंड हैव मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूज कैसे इसके? खेती भी हो सकती है, घर भी बन सकता है, कोई बिजनेस पर्सन को भी दे सकते हैं, इंडस्ट्री भी बन सकती है, नेशनल हाईवे भी बन सकता है, स्कूल भी बन सकता है, हॉस्पिटल भी बन सकता है। तो रिसोर्सेज के हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और इस वजह से हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? चॉइस की। आगे इससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग हमें तीनों वजह से करनी होती है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमें इनका बेस्ट अलोकेशन करना होता है, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 का डी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, क्या बोला गया है? एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाई द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसका पार्ट बनती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो पहली बात सही बोली गई है वैसे तो। एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाई टूल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स ये माइक्रो इकोनॉमिक का टूल्स है, जहां पर थ्योरी तो होती ही होती है, साथ में इसका प्रैक्टिकल यूज भी होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब थ्योरी, और अप्लाइज मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
तो पहला स्टेटमेंट सही है। इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो भी हमारे पास थ्योरी गिवन है, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बी भी सही है। इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन, तो ये भी बात बिल्कुल सही बोली गई कि मल्टीपल डिसिप्लिन से हम बहुत सारे टूल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो देखिए वैसे तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। और डी में क्या लिखा गया है, बी एंड सी अबाउ। तो डी के अंदर आपके दो ऑप्शन इंक्लूड हो रहे हैं, तो सबसे करेक्ट कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, वैसे ए भी इसका पार्ट होना चाहिए था, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। चलो ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो इसका आंसर डी भी आपका करेक्ट होगा। इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्केर्सिटी टू मीन, स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखिए जो भी रिसोर्सेज हम उसको लिमिटेड क्यों बोलते हैं, हम लिमिटेड इसलिए बोलते हैं, वैसे तो वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, बट वो लिमिटेड किसके कंटेक्स्ट में है, पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड भी क्या है, बहुत ज्यादा है, डिजायर भी बहुत ज्यादा है। तो हमेशा जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाली टर्म यूज होगी वो अनलिमिटेड वांट्स के कंटेक्स्ट में होगी। अगर वांट्स कम हो जाए तो अपने आप जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो भी अनलिमिटेड कैटेगरी में चल जाएंगे, बट वांट्स हमारी लिमिटेड नहीं होती है, वांट्स आर अनलिमिटेड। दैट मीन्स जो स्केर रिसोर्सिटी है उसका मतलब एब्सोल्यूट स्केर्सिटी नहीं होता है। एब्सोल्यूट स्केर्सिटी का मतलब क्या होगा, क्वांटिटी में ही कम है। जबकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्वांटिटी में कम नहीं है, बिकॉज वांट्स और डिजायर बहुत सारे हैं, इस वजह से वो क्वांटिटी में क्या माने जाते हैं, कम कम माने जाते हैं। दैट मीन्स वो कंपेरेटिवली कम है। कंपेरेटिवली कम को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्केर्सिटी। रिलेटिव स्केर्सिटी दैट मीन्स स्केर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड का बी, एब्सोल्यूट नहीं होती है, रिलेटिव स्केर्सिटी होती है। What implication does resource scarcity have for the satisfaction of the wants? तो क्या पूछा गया है, रिसोर्सेज स्केर्सिटी का इम्प्लीकेशन क्या होगा फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स। ऑप्शन वन दे रखा है, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाई, ये भी सही स्टेटमेंट है। वी विल नेवर बी फेस विद द नीड टू मेक चॉइस, ये बात गलत है। हमेशा जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो बी तो हो गया हमारा गलत। वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वांट्स, क्या हम कोई तरीका डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारी इंडिविजुअल वांट्स को कम कर सके, ये भी गलत है। द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। देखिए भले ही हम न्यू नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढ लें, बट वांट्स कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, बिकॉज जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो अपने आप में ग्रीडी ही होता है। ठीक है, जैसे ही हमारी एक डिजायर पूरी होती है हमारी दूसरी डिजायर आ जाती है, दूसरी डिजायर पूरी होती है तीसरी डिजायर आ जाती है। तो भले ही नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, वांट्स कैन नेवर बी सेटिस्फाई। तो सी भी गलत है, डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। पूछा क्या गया था, रिसोर्सेज स्कैर्सिटी को सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स से कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा, व्हाट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट और व्हाट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इकोनॉमिक्स को बोलते हैं कि पॉजिटिव साइंस भी होता है और नॉर्मेटिव साइंस भी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। देखिए पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है ओनली एंड ओनली फैक्चुअल नॉलेज, और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है जहां पर फैक्चुअल नॉलेज तो है ही है, साथ में आपको वैल्यू जजमेंट भी दिया जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स फैक्चुअल नॉलेज और नॉर्मेटिव मीन्स फैक्चुअल प्लस वैल्यू जजमेंट। जैसे अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई है या इंडिया की इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो वो अपने आप में फैक्ट है। तो फैक्ट हो गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव साइंस। बट मैं इस तरीके से बोलूं कि अगर इंडिया को अपनी इलिटरेसी रेट को कम करना है, मतलब एजुकेटेड एजुकेशन की या लिटरेसी रेट उसको इंक्रीज करना है, तो इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम में ऑल चेंज लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑल चेंज लाने की जरूरत है। जरूरत किसको, जरूरत वर्ड को हम कैसे शो करते हैं, तो नीड लिखा हुआ होगा या शुड लिखा हुआ होगा या मस्ट लिखा हुआ होगा या ओट लिखा हुआ होगा। जहां भी आपको चाहिए या जरूरत वाला वर्ड दिख जाए तो वो अपने आप में क्या होता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट।
इस चीज को ऐसे करना चाहिए, इस चीज को वैसे करना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, वो वैसे भी हो सकता है। जहाँ पे भी सजेशन दिया जा रहा है किसी चीज को ठीक करने का, वो क्या होता है हमारे नॉर्मेटिव साइंस। तो जहाँ पे भी आपको नीड, शुड, मस्ट और ओट जैसे वर्ड दिख जाए, वो अपने आप में क्या होगा, नॉर्मेटिव साइंस। तो पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव साइंस। पहला क्या है, प्लांट इकोनॉमिक्स अलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। प्लांट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, प्लांट इकोनॉमी। इकोनॉमी तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास रहेगी, कुछ इंडिविजुअल या रिच लोगों के पास रहेगी। सेकंड होती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही दूसरा नाम क्या है, प्लांट इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्लांट इकोनॉमिक्स अलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ए सही है। Most transitional economies have experienced problem of falling apart, falling output and rising price over the past decades। तो क्या बोले, ये भी देखिए फैक्चुअल नॉलेज है, ये भी फैक्चुअल नॉलेज थी कि अपने आप में कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है प्लानिंग इकोनॉमी में। ट्रांजिशनल इकोनॉमीज में क्या हुआ है, आउटपुट कम हुआ है, और जैसे आउटपुट कम होता है तो प्राइसेस क्या हो जाती है, हाई। ये भी अपने आप में क्या है, फैक्ट है। There is a greater degree of consumer sovereignty in the market economies than planned economy. Market economies किसका नाम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। और प्लान्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट। तो ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई है। जो कंज्यूमर सोवनिटी होती है, कंज्यूमर सोवनिटी मतलब जहां पर कंज्यूमर की जो डिजायर होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर सोवनिटी। कंज्यूमर सोवनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर को फ्रीडम ज्यादा है। तो कंज्यूमर को फ्रीडम कौन से मार्केट में ज्यादा होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ना कि प्लांट इकोनॉमी में। ये स्टेटमेंट भी सही है और अपने आप में फैक्ट को बता रहा है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जजमेंट दे रखा है, कैसे, अगर हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पे क्या, जो भी इनकम का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमें इक्वल करना है। तो क्या बोला गया, मेजर प्रायोरिटी ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट लिस्ट प्लस सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी की मेजर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे हमसे नॉर्मेटिव पूछा गया था, और नॉर्मेटिव मतलब वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट कहाँ पे है, जहां पर शुड लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ का डी। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्केर्सिटी इम्पोज लिमिटेशन ऑन। बोला गया है कि हर इकोनॉमिक सिस्टम में जो स्केर्सिटी होती है वो स्केर्सिटी इम्पोज लिमिटेशन, जो स्केर रिसोर्सेज होते हैं उसकी लिमिटेशन कौन कौन से सेक्टर में होती है। देखिए तो इकोनॉमी में मेन चार सेक्टर होते हैं, कौन कौन से, बिजनेस, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल। ये चारों यहाँ पे कवर हो जाएंगे। हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड द नेशन एज ए होल, ठीक है। ये यहाँ पे चारों सेक्टर आ गए। हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट से मिलके क्या बनता है हमारा, नेशन। तो ए सही है। हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म बट नॉट द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, गलत बात है, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी गलत बात है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है, इसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हाउस एंड गवर्नमेंट बट नॉट बिजनेस फर्म के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जब पूरे नेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो जाहिर सी बात है हाउस होल्ड के पास भी लिमिटेड होंगे, बिजनेस फर्म के पास भी लिमिटेड होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सिक्स्थ का ए। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मैक्रो और माइक्रो दो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज होती है, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट, जहां पे सिंगल यूनिट की स्टडी की जाती है। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। तो हमसे मैक्रो के बारे में पूछा गया, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है अपने आप में, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी, देखिए एनालिसिस की बात हो रही है, ठीक है, तो हमें एनालिसिस वाला ही वर्ड कोई ढूंढना पड़ेगा। एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी परचेज। तो यहाँ पे एनालिसिस की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। बी, डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर द फूड, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे सब में डिटर्मिनेशन आ रहा है, हम लेकिन एनालिसिस की बात नहीं कर रहे। हमसे पूछा क्या गया, पॉजिटिव एनालिसिस कहाँ पे होगा। तो पॉजिटिव एनालिसिस कहाँ पे होगा, जहां पर हम ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस ऑफ द फूड और क्वांटिटी परचेज में कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो एट्थ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a study of how increase in the corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ में आपको दो ही चीजें देखनी है, या तो माइक्रो का होगा या मैक्रो का होगा। अब आपको पता है अगर सिंगल यूनिट की बात की जाती है, सिंगल फर्म हो गया, सिंगल हाउस होल्ड हो गया, तो वहां पे माइक्रो लिखते हैं। अब मैक्रो मतलब एग्रीगेट की बात की जाएगी, और एग्रीगेट का यहाँ पे कौन सा वर्ड हमें दिख रहा है, नेशनल। नेशनल मतलब पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे एग्रीगेट की बात हो रही, तो जहां पे भी नेशनल वर्ड आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। 9 का आंसर होगा ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया। इसमें से कौन सी मैक्रो नहीं है, मतलब मैक्रो नहीं होगी तो क्या होगी, माइक्रो, तो इसमें से माइक्रो वाला ही क्या होगा हमारा आंसर। डिटरमाइनिंग द जीएनपी ऑफ इंडिया, जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एन का मतलब नेशनल, तो ये क्या हो गया हमारा मैक्रो। ठीक है, फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड सिंगल फर्म की बात हो रही, तो ये किसकी बात हो रही है हमारी, माइक्रो की। आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन इंडिया मतलब पूरे नेशन की बात हो रही है, अगेन मैक्रो। एनालिसिस द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, किसी सिंगल इंडस्ट्री का नाम नहीं लिखा है, पूरी इंडस्ट्री का नाम लिखा है, तो ये भी किसकी बात हो रही है, मैक्रो की। और हमसे पूछा क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया, तो मैक्रो नहीं होगी तो क्या होगी, माइक्रो होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 10th का आंसर ऑप्शन बी। राम, स्टेटमेंट दे रखे हैं आपसे चार, और पूछा गया इसमें से कौन सा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको बता चुकी हूँ। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सिर्फ आपको फैक्ट गिवन होंगे, और नॉर्मेटिव में आपको वैल्यू जजमेंट मतलब सजेशन भी गिवन होगा। तो पता कैसे लगाना, जिस भी स्टेटमेंट में शुड होगा, मस्ट होगा, ओट होगा, ओट का मतलब भी क्या, चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तीनों का मतलब होना होता है ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे हम क्या देखेंगे, वो पार्ट किसका बन जाएगा हमारा, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का। राम ने क्या बोला, माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर, राम सिर्फ फैक्ट बता रहा है कि मेरा जो कॉर्न का हार्वेस्ट है वो इस साल खराब हो चुका है। कृष्णा, डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कंपनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई, तो कृष्णा इसको क्या बोल रहा है, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत से लोगों की फसल खराब हुई है, तो इस बार मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई कम रहेगा, और क्वांटिटी सप्लाई कम रहेगा तो प्राइसेस हाई हो जाएगी, और प्राइस हाई जो हाई होगी तो तुम्हारा जो भी लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो जाएगा, तो बी भी एक फैक्ट बता रहा है। विनोद, क्लाइमेट अफेक्ट क्रॉप यील्ड, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड्स, तो विनोद भी उसको थोड़ा सा सांत्वना देने का काम कर रहा है कि ये तो होता ही रहता है, कुछ कुछ साल अच्छे होते, कुछ साल बुरे हो रहे, तो बुरे बुरे होते तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो विनोद भी इसको फैक्ट बता रहा है। मधु क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल। अब यहाँ पे मधु वैल्यू जजमेंट दे रहा है, क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए, ओट मतलब क्या होता है, चाहिए, दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल। एमएसपी वाले कंसेप्ट की बात हो रही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मधु बोल रहा है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि हमें हमारे प्रोडक्ट की इस साल मिनिमम प्राइस मिल जाएगी। तो किसने इसमें से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दिया है, मधु ने, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जिसने वैल्यू जजमेंट दिया वो अपने आप में क्या हो गया, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। 12, कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच, इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्केर्सिटी, वो लगा इसमें से कौन सी इकोनॉमी विदाउट स्केर्सिटी है, तो पहली बात तो ये है, विदाउट स्केर्सिटी वाली इकोनॉमी कभी रही नहीं है। शुरू से ही, जब से पूरा ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, तब से ही नेचुरल रिसोर्सेज कम ही रहे और वांट्स अनलिमिटेड रही है। तो देख लेते हैं, प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। ठीक है, इसमें बोला गया जो प्री इंडिपेंडेंसी का वक्त था, मतलब 1947 से पहले का वक्त, उस समय हमारे पास स्केर्सिटी नहीं थी, बिकॉज उस समय क्या थे, सारे लोग खेती करते थे, बहुत सारे लोग खेती करते थे। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है, स्केर्सिटी हमेशा रही है, और सिर्फ फार्मर्स के, सिर्फ बहुत सारे लोगों का फार्मर्स हो जाना, इस बात के लिए कोई लॉजिकल तर्क नहीं है या लॉजिक नहीं है कि फार्मर्स के खेती करने से जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज है वो स्केयर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं है, गलत है। अब मिथिकल इकोनॉमी में एवरीबडी इज बिलीनियर, तो क्या बोला गया, एक इकोनॉमी जहाँ पे हर कोई क्या है, बिलीनियर है। बिलीनियर होने का मतलब ये नहीं आपके पास स्केयर रिसोर्सेज ज्यादा हो गए, बिलीनियर का मतलब हो गया आपके पास पैसे ज्यादा है। इस रिसोर्सेज तो हम बना ही नहीं सकते, पैसा तो हम बना सकते हैं, बट वी कांट मेड मनी, वी कांट मेड रिसोर्सेज। तो अगर आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, तो ये इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं है कि नेचुरल स्केल रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। और पहली बात, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, मिथिकल है, मिथिकल का मतलब काल्पनिक है। एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का जो स्केर्स होते हैं उसका मनी से कोई लेना देना है ही नहीं।
ठीक है, मनी तो हम जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, सेंट्रल बैंक के पास पावर होती है कि जितनी चाहे मनी प्रिंट कर सकता है, बट क्या मनी प्रिंट करने से नेचुरल स्केल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे क्या? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो नन ऑफ द अबाउ, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सा माइक्रो का पार्ट नहीं है? तो माइक्रो का नहीं होगा तो हमें ढूंढना कौन सा है? मैक्रो। तो इसमें से कौन सा मैक्रो का वो ढूंढ लेंगे। द प्राइस ऑफ द मैंगो, एक ही फ्रूट की बात हो रही तो ये माइक्रो का पार्ट बन सकता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली, तो सीओपी निकाल रहे किसकी? फायर ट्रक की, तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की बात हो रही, तो ये भी किसका पार्ट बन सकता है? हमारा माइक्रो का। देखिए अभी मैं बन सकता है बोल रही हूँ, एक्चुअल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करेगा अगले वाले ऑप्शंस कैसे हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस फॉर द मैंगो मार्केट, तो यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात हो रही है। द नेशनल इकोनॉमिक्स एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, देखिए यहाँ पे नेशनल की बात हो रही है, दैट मीन एग्रीगेट पूरी कंट्री की बात हो रही है। ए बी सी में किसी पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर गुड्स की बात हो रही थी। जब भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर गुड्स की बात होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। बट यहाँ पे एग्रीगेट की बात हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो का पार्ट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? इसमें से कौन सा माइक्रो नहीं है, मतलब हमें क्या ढूंढना था? नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमें ढूंढना क्या था? मैक्रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज, क्या पूछा गया है? वो कौन सी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को सोल्व करती है, या अलोकेशन ऑफ प्रॉब्लम की, रिसोर्सेज का अलोकेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है? तो इसका सिंपल सा तरीका है याद रखने का, जहां पे भी आप अलोकेशन देखो या डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? किसी एग्रीगेट चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की बात की जाती है, तो अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही किसका पार्ट है? माइक्रो का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। जहां पे भी बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करने की बात की जाती है, कलेक्शन की बात, दैट इज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जहां पे भी किसी एक चीज को अलोकेट करने की, बांटने की या डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाती है, वो क्या होती है? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है? शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस, तो ये तो बिजनेस की बात हो रही है कि हमारी फर्म को बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस एंड एट प्राइस शुड बी केप्ट, ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन जब बिजनेस करेगा तो ये देखेगा कि प्रोडक्शन कितना करनी चाहिए और प्राइस कितनी डिसाइड करनी चाहिए। तो हाउ शुड बी प्रोड्यूस भी सही है, प्राइस शुड बी केप्ट भी सही है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस इन द मार्केट, ये भी बिल्कुल सही बात है, उन्हें ये भी डिसाइड करना आता है कि हमें मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, लोकल मार्केट में करना है, नेशनल में करना है या इंटरनेशनल लेवल पे करना है। किसी भी बिजनेस को ये तीनों बातें डिसाइड करनी होती है। बट हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसी भी बिजनेस का मोटिव नहीं होता है, तो गवर्नमेंट का मोटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ए बी सी तीनों बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोटिव है, बट डी वाला बिजनेस का नहीं है, किसका है ये? गवर्नमेंट का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, अगेन नॉर्मेटिव पूछा गया है। नॉर्मेटिव में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहां पे भी वैल्यू जजमेंट आएगा, वैल्यू जजमेंट में आपको पता लग जाएगा कि या तो शुड होगा, या ought हो गया, या मस्ट होगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये फैक्ट बताया गया है। तो जहां पे फैक्ट होगा वो कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? हमारी पॉजिटिव। क्या फैक्ट बताया गया है? जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल टेक्निक्स का ज्यादा यूज होता है, दैट मीन मशीनरी का ज्यादा यूज होता है। तो जब भी मशीनरी का ज्यादा यूज होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? डिक्रीज होती है, और एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होती है। स्टेटमेंट सही है, बट ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ये भी अपने आप में क्या बता रहा है? फैक्ट को बता रहा है। ये भी क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक क्या होता है? सोशल साइंस होता है विद स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, सही बात बोली गई है। द मिनिमम वेजेस शुड बी रेस्ट टू 200 पर डे, अब देखिए यहाँ पे शुड आ गया, ये फैक्ट नहीं है, ये कोई पर्सन वैल्यू जजमेंट दे रहा है कि हमारी इकोनॉमी में जो मिनिमम वेजेस है वो हर पर्सन की या हर लेबर की ₹200 पर डे तो होनी होनी चाहिए। तो ये अपने आप में क्या हो गया? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी।
डी भी देख लेते हैं, इंडिया स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ नेशनल डिफेंस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंडिया डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा करता है, बट अगेन अपने आप में वैल्यू जजमेंट नहीं है, फैक्ट है। तो जहां पे फैक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ए, बी और डी तो हो गया हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव पूछा गया तो नॉर्मेटिव का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर ए टॉपिक ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो जहां पे भी सिंगल गुड्स या सिंगल इंडस्ट्री की बात होगी वो माइक्रो का पार्ट होगा, जहां पे होल इंडस्ट्री या होल गुड्स की बात होगी वो मैक्रो का पार्ट होगा। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री की बात हो रही है, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री तो माइक्रो का पार्ट। द इफेक्ट ऑन स्टील प्राइस व्हेन मोर स्टील इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ स्टील सेक्टर की बात हो रही है, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज रेट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन इंडिया, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट, देखिए इन्फ्लेशन रेट वर्ड आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए किसका पार्ट है, मैक्रो का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब कंज्यूमर जिन जिन चीजों का कंजम्पशन करता है, ठीक है, सीपीआई का इंडेक्स होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके अंदर उन गुड्स को इंक्लूड किया गया है जो कंज्यूमर डेली बेसिस पे यूज करता है। तो इन्फ्लेशन रेट कंज्यूमर सीपीआई के थ्रू निकलती है, कंज्यूमर के लिए अलग से निकलती है। तो इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन इंडिया, दैट मीन सिर्फ एक चीज के प्राइस इंक्रीज नहीं हुए, वो सारी चीजें जो सीपीआई की बास्केट के अंदर इंक्लूड होती है सबकी प्राइस क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बिकॉज हमसे पूछा क्या गया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, और इन्फ्लेशन रेट बहुत सारे गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाने पर उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, यहाँ पे भी कॉफी और टी की बात हो रही है, पर्टिकुलर गुड्स की बात हो रही है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो ए बी डी तो हमारा पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बट सी इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा है तो ये मैक्रो का पार्ट बन गया। 18, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज, तो आपको पता है ये पॉजिटिव क्या बताता है, सिर्फ फैक्ट बताता है, नॉर्मेटिव क्या बताता है, वैल्यू जजमेंट को भी बताता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड आउट द रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस। देखिए पहला क्या बताया गया है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो एक्सप्लेन करता है परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, एक्सप्लेन वर्ड आता है ये गलत हो गया। Positive economics never give any explanation. Positive economics only gives fact. तो ये गलत हो चुका है, हमारा ऑप्शन है। Positive economics describe the fact of the economy. सही बोली गई है यहाँ तक तो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट को बताता है, while normative economics involve evaluating whether some of these goods are bad, these are goods good or bad for the welfare of the people. तो यहाँ पे देखिए वैल्यू जजमेंट आ गया, कैसे, पहले तो फैक्ट बताया, फिर ये बताया गया कि ये चीज इवेल्युएट की जा रही है कि ये गुड्स अच्छे हैं या बुरे हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो सकता है, अभी मैंने इसको होल्ड पे कर रखा है, ठीक है, ए तो बिल्कुल गलत है पर बी हो सकता है। सी देखते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट, ये गलत हो गया, फैक्ट कौन बताता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सी अगेन गलत। पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब, बोला गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रेस्क्राइब करता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब करता है, ये भी गलत है, ये प्रेस्क्राइब नहीं करता है, सिर्फ फैक्ट देता है। तो इसमें ए सी डी तो बिल्कुल गलत है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, जिसमें बोला गया था पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग वेदर सम ऑफ दिस गुड्स आर बैड गुड और बैड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। 18 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द विद इन द स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में नहीं है। कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब भी बिजनेस अपनी बिजनेस के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसकी बजटिंग करता है। क्या बजटिंग करता है, कैपिटल बजटिंग के अंदर वो ये देखता है कि मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न मुझे कितने टाइम में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या कितने टाइम में मैं अपनी पूरी कैपिटल कॉस्ट को रिकवर कर लूंगा। तो ये विद इन दी स्कोप ऑफ द बिजनेस ही होता है, तो हमसे नोट पूछा गया तो हमारा ए तो आंसर नहीं होगा। रिस्क एनालिसिस भी होता है और बिजनेस साइकिल भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है। बिजनेस साइकिल मतलब कब हमारा पीक आ रहा है, कब कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ए भी सही, ए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बी भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, सी भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, ये सही बात बोली गई है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, देखिए दो चीजें हो सकती है, तो पॉजिटिव होगा या नॉर्मेटिव होगा।
बट आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज नॉर्मेटिव प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। दैट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ फैक्ट बताने से काम नहीं चलेगा, आपको सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा, आपको वैल्यू जजमेंट भी देना पड़ेगा। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया बट ए तो करेक्ट है, तो ए आंसर नहीं होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिक्स, बिल्कुल सही बात बोली गई है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्लोज रिलेशन होता है स्टैटिक्स से, बिकॉज वहां पे बहुत सारे आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो उसमें आप पास्ट ईयर का डेटा लेते हो, पास्ट ईयर के डेटा को इवेल्युएट करते हो, सिमिलर इंडस्ट्री के डेटा को इवेल्युएट करते हो, तो वो सब कहाँ पे आ जाता है, स्टेटिस्टिक्स के अंदर। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल, बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या मैक्रो वेरिएबल के लिए वरी नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिस्ट को नीड वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल मतलब इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गई और कॉर्पोरेट टैक्स रेट चेंज हो गई, एम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही, इन सारी चीजों का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को इसके लिए भी वरी होना चाहिए, बट यहाँ पे नोट लिखा हुआ है जो कि अपने आप में क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। डी क्या बोलता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजर इकोनॉमिक्स, ये सही बात है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजर इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो ए बी डी तो हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है, सी, बिकॉज यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, जबकि नोट नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैक्रो वेरिएबल के लिए भी वरी होना पड़ेगा। 21, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केयर रिसोर्सेज बिकॉज दे, क्या बोला गया, इकोनॉमिक गुड्स अपने आप में स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, किस वजह से, कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट, आर लिमिटेड टू मेन मेड गुड्स। तो क्या पूछा गया, स्केयर रिसोर्सेज क्यों मानते हैं, स्केयर रिसोर्सेज मानने का एक ही लॉजिक है हमारे पास, बिकॉज हमारी वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और वॉन्ट्स अनलिमिटेड कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, डू नॉट एग्जिट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। 21 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। 22, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, फ्री मार्केट इकोनॉमी इज इक्वल्स टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बताता है हमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये बताता है हमें कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उन सब पर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो ओनरशिप होगी वो किसकी होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे ओनरशिप होगी रिच पीपल की, और जिनको कार्ल मार्क्स ने क्या नाम दिया था, बुर्जियोसिस। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये भी आपके इसमें दे रखा है, बुर्जियोसिस और प्रोलेटरिएट। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, है ना। फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय, क्या फ्री मार्केट इकोनॉमी में वोटिंग डन बाय कंज्यूमर, ये गलत है, ये तो किसी भी इकोनॉमी में नहीं होता वैसे, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी में तो गवर्नमेंट करती है, और फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इसका सही आंसर क्या होगा, कंज्यूमर प्रेफरेंस, बिकॉज इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्या किया था, कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी कौन सी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होती है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पर उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन होगा इसकी कंज्यूमर डिमांड करेगा। तो ऐसा कौन सी इकोनॉमी में होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जिन चीजों की कंज्यूमर डिमांड कर रहा है दैट मीन उसके लिए वो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी है, तो यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कौन सी इकोनॉमी में होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में, और इसी इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरेनिटी भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस, क्या पूछे बोला गया है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज, वो किस बेसिस पे प्रिंसिपल, वो किस बेसिस पे रिसोर्सेज का अलोकेशन करती है। तो सिंपल सी बात है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी फोर्सेस को, कौन सी फैक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या अहमियत देती है, डिमांड को देती है, सप्लाई को देती है, एफिशिएंसी को देती है, प्राइजेस को देती है। इसका आंसर क्या होगा, प्राइजेस, बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट अर्न करने का मतलब है आपको उन गुड्स का प्रोडक्शन करना जिनकी प्राइसेस क्या है, ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन डी। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ डिसएडवांटेज ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम का मतलब अगेन कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब तक तो आपको नाम याद हो चुके होंगे,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही हम क्या बोलते हैं, मार्केट सिस्टम बोलते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट सिस्टम वो इकोनॉमी होता है जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास रहती है, रिच लोगों के पास रहती है। एक इकोनॉमी होती है प्लांट इकोनॉमी, और प्लांट इकोनॉमी का ही दूसरा नाम क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। Which of the following considered as a disadvantage of allocating resources using the market system? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज होता है, इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे ज्यादा जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है कौन सी इकोनॉमी में होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही होता है। बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो पुअर और रिच लोग होते हैं उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। तो ये डिसएडवांटेज होता है, ऑप्शन ए सही है। पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइसेस, ये बात गलत है। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही होता है। बिकॉज जिन गुड्स की डिमांड कंज्यूमर करेंगे उनकी प्राइसेस भी क्या होगी, मार्केट में ज्यादा होगी। तो ऑप्शन भी गलत हो गया। मेन ऑफ इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर आर नॉट रिवार्डेड, ये बात भी गलत है। ये कौन सी इकोनॉमी में होता है, सोशलिस्ट में। सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन भी कर रहे हो, ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हो, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम भी कर रहे हो, तब भी बोनस नहीं मिलता है। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो पर्सन जितना ज्यादा काम करता है उसको उतना ही ज्यादा रिवार्ड या बोनस मिलता है। तो ये गलत बात लिखी हुई है, नोट नहीं, ये तो होता ही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो, ये भी गलत है। प्रॉफिट क्या होते हैं यहाँ पे, हाई होते हैं। तो बी सी डी गलत है, डिसएडवांटेज पूछा गया था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डिसएडवांटेज होता है यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अनइवन होता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द मार्केट इकोनॉमी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मार्केट इकोनॉमी पे अप्लाई नहीं होगा। मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी इज इक्वल्स टू कैपिटलिस्ट। पहला क्या बोला गया, डज नॉट पूछा गया है, ठीक है। फर्म डिसाइड होम टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो होता ही है। अगर मार्केट इकोनॉमी तो फर्म ही डिसाइड करेगी आपको किसको हायर करना और क्या प्रोड्यूस करना है। फर्म्स एम एट्स मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल सही बात बोली गई है। मार्केट इकोनॉमी में मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ही मेन मोटिव होता है। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम, तो ये बात भी सही बोली गई है कि हाउस होल्ड डिसाइड करता है कि उसको कौन सी फर्म से खरीदना है और कितना खरीदना है। तो ए बी सी तीनों तो मार्केट इकोनॉमी के पार्ट होते हैं। हमसे पूछा क्या गया था, डज नॉट। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज दैट गाइड द डिसीजन ऑफ द फर्म्स एंड हाउस होल्ड, तो क्या बोला है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है वो प्राइमरी फोर्स होती है दैट गाइड द डिसीजन ऑफ द फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ये बात गलत है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जनरली गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट फोर्सेज नहीं होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है। तो मार्केट इकोनॉमी में डज नॉट पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बिकॉज डी ऑप्शन इज द पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट और प्लांट इकोनॉमी। 26 in a mixed economy, all economic decisions are taken by the central authority। मिक्स्ड में क्या होता है, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, अगर सारे डिसीजन सेंट्रल अथॉरिटी लेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, अगर सारे डिसीजन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करे तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमिक डिसीजन आर पार्टली टेकन बाय द स्टेट एंड पार्टली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ये बात बिल्कुल सही है। मिक्स्ड में क्या होता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है, और पार्टली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मतलब कुछ रिच इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो मिक्स्ड में दोनों लोग आ जाते, तो आंसर क्या होगा, 26 का आंसर ऑप्शन सी। द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, पहला बोला गया कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ द कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमिक्स, गारंटी द प्रोडक्शन अकर्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, गारंटी a minimum level of income for every citizen, allocating scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in the best possible manner। तो सेंट्रल प्रॉब्लम तो क्या होती है हमारी, तीन होती है, कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या बनाना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम नोट के ऊपर। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है हमारी
व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है किस टाइप के गुड्स बनाने हैं हमें, कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, काइंड ऑफ। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कौन सी टेक्निक से बनाने हैं, कैपिटल इंटेंसिव से बनाने हैं या लेबर इंटेंसिव से बनाने हैं। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होगा वो कंट्रीज के पास कैपिटल ज्यादा है लोअर कैपिटल कॉस्ट पे, और लेबर इंटेंसिव का मतलब है वो कंट्रीज के पास लेबर ज्यादा है एट द कॉस्ट ऑफ लोअर लेबर या लोअर वेजेस। हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, रिच लोगों के लिए करना है, पुअर के लिए करना है, मिडिल क्लास के लिए करना है। फोर्थ एक और होती है जो एडिशनल ऐड हुई है बाद में, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो ये चारों आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ध्यान में रखनी है। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। देखिए इसमें ना तो व्हाट टू प्रोड्यूस लिखा हुआ है ना तो हाउ टू प्रोड्यूस लिखा हुआ है, ना ये दोनों लिखी हुई है। इन तीनों चारों को मिला दें तो एक्चुअल में सेंट्रल मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही क्यों हुई है, बिकॉज हमारी पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे है, लिमिटेड है, और जो वांट्स और डिजायर क्या है, अनलिमिटेड है। तो क्या हम सारे वांट्स और डिजायर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं कर सकते। इसलिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो ये कहाँ पे आ रहा है हमारा, ऑप्शन डी में। अलोकेटिंग स्केल रिसोर्सेज इन सच मैनर दैट सोसाइटीज अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स आर सेटिस्फाइड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया 27 का आंसर ऑप्शन डी। 28 कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन अ, कौन सी कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज होगा। सिंपल सी बात है, जहां पे कैपिटल ज्यादा होगी और लोअर इंटरेस्ट रेट होगी। लेबर सरप्लस इकोनॉमी में तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, ये गलत हो गया। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, आंसर क्या होगा 28 का ऑप्शन बी। क्योंकि जहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वहीं यूज हो सकती है जहां पे कैपिटल ज्यादा मतलब मनी ज्यादा है और इक्विपमेंट ज्यादा है, मशीनरी का ज्यादा यूज होता है, बट वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होती है, अपने आप में कम होती है। 28 का आंसर होगा बी। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल क्वेश्चन दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज सपोज टू आंसर। जो फोर सेंट्रल क्वेश्चन है, what to produce, how to produce, for whom to produce and what provision should be made for the future growth, उन चारों के अलावा कौन सी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई है, who produce what, when are goods produced, who consume what, how are goods produced। ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, बट कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती कब बनाना है, क्योंकि कब बनाना है तो किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड के ऊपर। जब डिमांड होती है तो गुड्स का प्रोडक्शन करो, जब डिमांड नहीं होगी तो मत करो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस इज द नॉट द सेंट्रल मेजर प्रॉब्लम। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, कौन से गुड्स का लार्जर प्रोडक्शन करने पर फ्यूचर में गुड्स का हायर प्रोडक्शन होगा, उसका आंसर क्या होगा, कैपिटल गुड्स, ठीक है। जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स बनेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा फ्यूचर में, और ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनेंगे। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने से फ्यूचर गुड्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एग्रीकल्चर गुड्स से भी नहीं पड़ेगा, पब्लिक गुड्स से भी नहीं बनेगा, किससे पड़ेगा, कैपिटल गुड्स, बिकॉज कैपिटल गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। अगर हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने तब भी कौन से गुड्स यूज करने पड़ेंगे, कैपिटल गुड्स। तो इसका आंसर क्या होगा 30 का बी। The economic system in which all the means of production are owned and controlled by private individual, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, को क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास, और इसमें मिक्स्ड में इंडिविजुअल प्लस गवर्नमेंट। हमसे पूछा क्या गया था, इंडिविजुअल के बारे में। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन के पास सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो किसकी स्टडी होती है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्केर्सिटी, द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, बिग बिजनेसेस, द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंड पीपल। तो मैक्रो आपको पता है जहां पे नेशनल वर्ड आ जाएगा, एग्रीगेट की बात हो रही है। 32 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, देखिए फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब कौन सी इकोनॉमी में इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देंगे तभी तो फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा। मतलब इंडिविजुअल या जो कंज्यूमर है वो खुद चूज कर सकता है किसी भी गुड्स को उसे कौन सा कंज्यूम करना है,
दैट मीन्स जैसे ही एक कंज्यूमर डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस चीज का कंजम्पशन करना है, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी वहां पे उसी चीज का प्रोडक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ पे होती है? जहाँ पे इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे दी जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों में ही गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन होता है जो गवर्नमेंट करवाना चाहती है। जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर इस गुड्स का प्रोडक्शन करने पे होगा, तो उसी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो एडवांटेज होता है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का होता है। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमम, मिनिमल या मिनिमम अंडर। एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटीज किसमें सबसे कम होती है? ठीक है, तो जहां पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा वहां पे एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी सबसे कम होगी। देखिए यहाँ पे मिनिमल पूछा गया, अगर क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ लीजिए मैक्सिमम, तो अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो किस में सबसे ज्यादा होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी किसमें होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन हमसे मिनिमल पूछा गया है, सबसे कम किसमें होता है? तो सबसे कम किसमें होगा? सोशलिज्म में या सोशलिस्ट इकोनॉमी में। 35, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रेफर टू। देखिए एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रेफर टू का मतलब होता है ऐसी प्राइस जिसको एडमिनिस्ट्रेड कर दिया है, मतलब डिसाइड कर दिया किसने? गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट जिस भी प्राइस को डिसाइड कर देती है उसको क्या बोलते हैं? हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइस डिटरमिनेशन बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट। 35 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। 36, इन इकोनॉमिक द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे वुड विश, देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन अ ऑप्टिमम वे। देखिए इसका आंसर होगा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या होता है हमारा? आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते तो हम सारे गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, स्केर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी थी? याद रख लेना, रॉबिन्सन ने दी थी। स्केर्सिटी डेफिनेशन का मतलब जो हम इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड, और उनको हमें अलोकेट कहाँ पे करना होता है? जहां पे हमारी अनलिमिटेड वांट्स और डिजायर होती है। तो दैट मीन्स रिसोर्सेज आर ऑलवेज रिलेटिवली स्केर्स। रिलेटिवली स्केर्स का मतलब इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड वांट्स, और ये कहाँ पे होता है हमेशा? ये होता है इकोनॉमिक्स की मेजर सेंट्रल मेजर प्रॉब्लम है, और ये डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्सन से। द डेफिनेशन ऑफ साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन। अब यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन आ गया तो आपको बुक का नाम पता ही है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। तो डेफिनेशन भी किसकी है? एडम स्मिथ की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें से कौन सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है? ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होता ही है। ठीक है, इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसमें दी जाती है, तो ये तो इसका फीचर होता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर, ये भी होता है। कंपटीशन भी होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, ये नहीं होता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तो मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिकॉज हमसे नॉट पूछा गया था। देयर इज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज, इकोनॉमिक स्टडी हमें क्यों करनी पड़ती है? रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, सही बात है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। वांट्स हमारे पास अनलिमिटेड है, ये भी सही बात है। द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ये गलत है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं। वांट्स क्या होती है हमारे पास? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। 40 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज, इकोनॉमिक स्टडी का बेनिफिट क्या है? इट एंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम विल बी अप्रोप्रिएटली टेकल्ड। इकोनॉमिक्स स्टडी क्या बताती है? कि सारी जो प्रॉब्लम होगी उसको अप्रोप्रिएटली टैकल कर लेंगे। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, इट इनेबल टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, इट गिव्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन टू द एवरी प्रॉब्लम। देखिए ए और डी तो बिल्कुल गलत है। अप्रोप्रिएटली टैकल कर लेंगे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे ये भी जरूरी नहीं है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा पार्शली सही है। सी में क्या बोला गया? इट इनेबल्स टू एग्जामिन ए प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। तो इकोनॉमिक स्टडी हम करते ही क्यों है?
इसका दो रीजन है। एक तो पहला, हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसका राइट पर्सपेक्टिव पता कर पाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 41 का आंसर ऑप्शन सी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं हम? बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? बिकॉज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोचेस को भी यूज करते हैं। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा इस बात को प्रूफ कर रहा है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है, अप्लाइड का मतलब प्रैक्टिकल, दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। ये सही बात बोली गई है, ठीक है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिफरेंस या गैप कम करती है। इट जस्ट अ थ्योरी कंसेप्ट, ये गलत है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कभी भी सिर्फ थ्योरी कंसेप्ट नहीं होता है। मैनेजरियल मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऑलवेज ऑलवेज भी देयर प्रैक्टिकल अप्रोचेस। ट्रेन मैनेजर्स हाउ टू बिहेव इन द रेसेशन, ये कोई बात नहीं हुई कि रेसेशन में मैनेजर को कैसे बिहेव करना है, मैनेजर इकोनॉमिक्स बताता है, ये बात गलत है। प्रोवाइड दैट द टूल्स विच एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट, ये भी गलत है, ठीक है। वेरियस कंसेप्ट को बताने के लिए टूल्स भी प्रोवाइड नहीं करता। सी डी बी गलत है। मैनेजर इकोनॉमिक्स सिंपल सा बिजनेस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, जहां पे प्रैक्टिकल अप्रोचेस और थ्योरेटिकल अप्रोचेस को यूज किया जाता है। तो 42 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड पर्टिकुलर फर्म, तो ये बात सही बोली गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर मतलब सिंगल या आइडेंटिफाइड, और पर्टिकुलर फर्म मतलब जब भी हम सिंगल फर्म की और सिंगल हाउस होल्ड की स्टडी करेंगे तो उसको क्या हम बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 43 का आंसर, 43 का भी देखते हैं, हमने सिर्फ ए ही देखा है, ए वैसे सही लग रहा है। बी देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, ये भी सही है। मैक्रो पूरी कंट्री को स्टडी करता है, तो यहाँ पे एग्रीगेट की बात हो गई, तो ऑप्शन बी भी सही है। नन ऑफ द अबाउ तो गलत है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ए भी सही है, बी भी सही है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल यूनिट की बात करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट एग्रीगेट यूनिट की बात करता है, या होल इंडस्ट्री या होल नेशन की बात करता है। Mr. Satish hired a business consultant to guide him for a growth of his business. The consultant visited his factory and suggest some change with respect to staff appointment, loan availability and so on, which approach that consultant using. देखिए यहाँ पे ये बिजनेस की बात हो रही है, सब कुछ बिजनेस के बारे में चल रहा है कि उसने कंसल्टेंट हायर किया, उसको सजेशन दे रहा है। तो आपको पता है बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का ए। प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ, किस टाइप ऑफ इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव मेन पार्ट होता है? कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन जो प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सोशलिज्म में क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। और मिक्स्ड में प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर। लेकिन हमसे तो पूछा क्या गया था? प्रॉफिट अर्न करने के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मेरिट मतलब कौन सी खूबी है। कमांड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कमांड इकोनॉमी मतलब प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पर कमांड दी जाती है। और कमांड कौन सी इकोनॉमी में दी जाती है? कमांड देने का राइट सिर्फ किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो इसका आंसर क्या होगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के दो नाम और दूसरे हो गए, कौन कौन से? प्लान्ड इकोनॉमी भी होता है और कमांड इकोनॉमी भी होता है। Which of the following statement is are correct regarding business economics? इसमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में सही है? करेक्ट पूछा गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट टू इंडिकेट हाउ बिजनेस पॉलिसीज आर फर्मली रूटेड इन इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट टू इंडिकेट, ये बताता है कि कैसे बिजनेस पॉलिसी इकोनॉमिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो ये सही हो सकता है, वैसे सही है। आगे और देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये भी बात सही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स किसको यूज करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। एनालिसिस ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी सही है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस की यूनिट को एनालिसिस करने के लिए। अगर पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जाए तो वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ए भी सही है, बी भी सही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स टेक अ pragmatic approach towards facilitating an integration between economic theory and business practice। pragmatic का मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिकल अप्रोच। तो बिजनेस में जनरली प्रैक्टिकल अप्रोचेस यूज होती है, थ्योरी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर आपको थ्योरी पता है
तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ ये भी पता होना चाहिए कि उसको मैं किस सिचुएशन में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकती हूँ। तो 47 का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबाउ। तीनों स्टेटमेंट सही है। अनलिमिटेड एंड्स, अनलिमिटेड एंड्स एंड लिमिटेड मीन्स टुगेदर प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ। अनलिमिटेड एंड्स का मतलब क्या होता है? एंड्स बोलते हैं हमारे डिजायर या वांट्स को, और मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज। दैट मीन रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, और वांट्स क्या है हमारे पास? अनलिमिटेड। ये दोनों मिलके किसकी प्रॉब्लम राइज करते हैं? या राइज करते हैं चॉइस की। कैसे? अनलिमिटेड वांट्स है, तो कौन सी वांट्स को पूरा करे और कौन सी वांट्स को छोड़ दे, डिपेंड करेगा कौन सी वांट्स आपकी जरूरत है और कौन सी वांट्स आपकी नॉट सो नेसेसरी काइंड ऑफ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस अराइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है विद कंसेप्ट। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे कल फिर से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।